अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर 307 अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे। इसी पेज के बिल्कुल एंड पे बेटे आपको एक क्विक चेक नजर आएगा 14.1। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्विक चेक। ये क्विक चेक पहले मैं आपको करवाऊंगी, देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। 3 क्वेश्चन है हमारे पास इस क्विक चेक के, ए बी एंड सी। फर्स्ट क्वेश्चन है मेंशन इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट। आपने एयर पोल्यूटेंट जो इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं उनके नेम्स यहाँ पे राइट करने हैं। इसी पेज के ऊपर आओ बेटे, यहाँ पे एक टॉपिक था द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स आर मेंशन बिलो। ये तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स हैं, यही सारे के सारे 11 के 11 आपने इसके आंसर में राइट करने हैं। बी पार्ट है गिव द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। पीछे पेज पे आए, लास्ट पेज जहाँ पे हमने स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ा था, यहाँ पे मैंने आपको 2 रिएक्शंस थे जो बताए भी थे और करवाए भी थे। एक वो रिएक्शन था जो हमारा फर्स्ट लेयर में हो रहा था स्ट्रेटोस्फेयर की, ठीक है। दूसरा हमारा स्ट्रेटोस्फेयर की मिडल लेयर में हो रहा था। ये दोनों के दोनों रिएक्शंस आपने यहाँ पे बी पार्ट में लिखने हैं और इन्हीं रिएक्शंस को आपने एक्सप्लेन भी करना है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ, यानी कि सारे पार्ट्स वही हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं। राइट डाउन द नेम्स एंड अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की हमने 4 लेयर्स पढ़ी थी, आपने 4 लेयर्स के नेम्स लिखने हैं और उनकी हाइट लिखनी है। जैसे कि पहले हमारा क्या था, ट्रोपोस्फेयर था। ट्रोपोस्फेयर जो था लोएस्ट रीजन था और एक्सटेंड अप टू 12 किलोमीटर। और सेकंड में आप क्या हेडिंग देंगे, स्ट्रेटोस्फेयर, और आप इसकी जो लिखोगे डिस्टेंस वो कितना लिखोगे, 12 टू 50 किलोमीटर। उसके बाद थर्ड हेडिंग आप देंगे मीजोस्फेयर की, उसमें आप लिखेंगे इट एक्सटेंड एट द हाइट ऑफ अबाउट 50 टू 85 किलोमीटर। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, थर्मोस्फेयर, इट एक्सटेंड फ्रॉम 85 किलोमीटर टू 600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ये आपने साथ लाजमी मेंशन करना होता है, अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। क्लियर। तो ये हमारा क्विक चेक 14.1 कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट पेज पे चलें, पेज नंबर 308 अपनी बुक का ओपन करो। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, ये सारा आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। Sources of air pollution. Number 1, oxides of carbon. There are 2 oxides of carbon, carbon monoxide and carbon dioxide, CO and CO2. Number 1, carbon monoxide. Carbon monoxide is produced mainly due to incomplete combustion of fossil fuel. C plus O2 is equals to CO. Carbon monoxide is highly poisonous gas and cause suffocation if inhaled. It binds blood hemoglobin more strongly than oxygen, thus excluding oxygen from normal respiration. The CO poisonous can be reversed by giving high pressure oxygen. Number 2, carbon dioxide, CO2. Carbon dioxide is the key greenhouse gas emitted by human activities like combustion of fossil fuel. Carbon dioxide is a primary greenhouse gas that trap heat in the atmosphere leading to global warming. C plus O2 is equals to CO2. अभी जो टॉपिक बेटे मैं रीड कर रही हूँ वो क्या है, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी गैसेज हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, वो सारे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो सोर्स हमने रीड आउट किया अभी, डैट इज ऑक्साइड ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं वो एक मेजर सोर्स हैं जो कि एयर पोल्यूशन काज करते हैं। 2 यहाँ पे मेन ऑक्साइड हमने कार्बन के अभी रीड किए, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO, कैपिटल C कैपिटल O। CO का मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको अंडरलाइन करो। कार्बन मोनोऑक्साइड बेटे कब बनती है, जब आपके फॉसल फ्यूल की इनकम्प्लीट कंबशन हो, यानी कि फॉसल फ्यूल जो है वो कंप्लीटली ख़त्म नहीं हो, कंप्लीटली जो है उसकी बर्निंग ना हो, बल्कि इनकम्प्लीट बर्निंग हो, तो उस केस में जो गैस प्रोड्यूस होगी डैट इज़ नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसे बनती है, C plus O2 के साथ, और आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, 2CO बन जाएगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी। कार्बन मोनो, इसके ऊपर लिख लो यहाँ पे, ये जो बॉक्स है ना बेटे,
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट लिखें, टिक भी लगाएं, ये पेपर में अक्सर इस तरह के बॉक्सेस जो हैं वो आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हाईली पॉइजनस गैस है। अगर इस गैस को हम ज़्यादा इनहेल कर लें या ऐसी एटमॉस्फेयर में रहें जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, तो ये इतनी पॉइजनस गैस होती है कि कुछ देर में इवन आपकी इसकी वजह से डेथ हो जाती है। आपको सफोकेशन होती है, सांस लेने में मसला होगा, आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्कुल भी सांस नहीं ले सकोगे और अल्टीमेटली आपका सांस जो है वो बंद हो जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हाईली पॉइजनस गैस है और ये सफोकेशन काज करती है अगर इसको बहुत देर तक इस तरह की इन्वायरमेंट में रहा जाए जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट हो। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बेटे ब्लड के साथ जाके बाइंड कर जाती है। यानी कि ब्लड के अंदर क्या चीज़ बेटे होती है, आपको पता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन के साथ हमेशा क्या होता था, ऑक्सीजन मिलती थी और आपके पास क्या बनता था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। लेकिन जब आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हम इनहेल करते हैं, हमारे अंदर चली जाती है। यही कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ जाके मिलती है और ये ऑक्सीजन की टेंडेंसी को, हीमोग्लोबिन के साथ जो मिलने की उसकी टेंडेंसी थी उसको ख़त्म कर देती है। ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ फिर नहीं मिलती, जिसकी वजह से आप नॉर्मल रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं कर सकते, आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आप सारी जो है आपकी पूरी बॉडी में ब्लड के ज़रिए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, आपको सफोकेशन होती है और अल्टीमेटली आपका सांस जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर बर वक्त आपको कोई फर्स्ट एड मिल जाए तो इससे बचा भी जा सकता है और इससे बचने का मेन तरीका क्या है कि आपको ऑक्सीजन के रिजर्वायर जो हैं, यानी कि आपको हाई प्रेशर ऑक्सीजन आर्टिफिशली जो है वो दी जाए, तो जो है आप इस चीज़ से, इस डेंजर से जो है वो निकल सकते हो। इज दैट क्लियर? ये हमने क्या पढ़ लिया, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा जो कार्बन का ऑक्साइड है दैट इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। CO2 जो है बेटे की ग्रीन हाउस गैस है और डिफरेंट टाइप की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। जनरली जब फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग होती है, ठीक है, या कार्बन ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हैं ये क्या करते हैं कि ये हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी जो है वो कॉज होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होगी, C+O2, आपके पास क्या बनेगा, सिंपल CO2 बन जाएगा। यानी कि दो मेन इसके कॉजेज, दो मेन पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कॉज होती है। एक है ग्रीन हाउस गैस है ये, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो कॉज होती है, जैसे कि कंबशन है। दूसरी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है और ये हीट को, जो एटमॉस्फेयर की हीट है उसको ट्रैप कर लेगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी कॉज होती है। क्लियर? तो हमने जो पहला सोर्स था एयर पोल्यूटेंट का, डैट इज ऑक्साइड ऑफ कार्बन, वो बेटे पढ़ा। अब हम नेक्स्ट चलेंगे पोल्यूटेंट का जो सोर्स है एयर पोल्यूशन का, उसको हम स्टडी करेंगे। डैट इज ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, NOx क्या है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। The gases like nitric acid NO and nitrogen dioxide NO2 are represented by NOx. It is generally produced from burning fossil fuel. NOx is produced as a result of the following chemical reaction: N2 plus O2, 2NO nitric oxide, NO plus NO2, NO2 nitrogen dioxide. Natural sources of NO2 include microbial processes in soil and ocean where bacteria break down nitrogen compound. Human activities include agricultural activities, synthetic fertilizer, industrial process, combustion of fossil fuels. It depletes the ozone layer. It increases level of N2O, contribute to climate change and can also affect air quality. सेकेंड सोर्स एयर पोल्यूशन का जो मैंने अभी रीड आउट किया, डैट इट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। बहुत सारी गैसेस जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, NO, इसको अंडरलाइन कर लो, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और दूसरी गैस कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना CO2, इसी तरह कार्बन की जगह नाइट्रोजन लगा लोगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फार्मूला भी वैसे ही रहेगा, ये C की जगह बस N लगाना है।
वो क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड थी ना, CO। यहाँ पे क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO को क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इनको, ये जो ऑक्साइड्स हैं, इनको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय NOx। जहाँ भी NOx लिखा देखो, इसका मतलब क्या होगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे ये जो ऑक्साइड्स हैं बेटे, ये जनरली प्रोड्यूस होते हैं जब फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग हो। जब फॉसल फ्यूल की बर्निंग होती है तो ये ऑक्साइड जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। और ये ऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, दो जर्नल यहाँ पे रिएक्शन आपको दिए गए हैं, ये दोनों के दोनों आपने करने हैं। पहले क्या है, अगर N2 का रिएक्शन हो ऑक्सीजन के साथ तो आपके पास जो ऑक्साइड बनेगा एट हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, आपके पास क्या बनेगा, NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। दूसरा रिएक्शन कैसे होता है कि जब नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO कंबाइन हो ऑक्सीजन के साथ तो आपके पास जो ऑक्साइड बनता है दैट इज नोन एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये दो मेन ऑक्साइड है नाइट्रोजन के, NO और NO2। ये दोनों ऑक्साइड बेटे जो हैं ये एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। नेचुरल सोर्सेज जो हैं वो कॉज करते हैं बेटे, N2O बनाते हैं। और इस नेचुरल सोर्सेज में कौन कौन सी सोर्सेज जो हैं वो शामिल है, माइक्रोबियल प्रोसेस। माइक्रोबियल कहते हैं हम जनरली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो भी प्रोसेस होते हैं उनको हम लोग कंबाइनली कहते हैं माइक्रोबियल प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये कॉमन एग्जांपल इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, वो इन जो नेचुरल सोर्सेज हैं यानी कि जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं या जो ओशन के अंदर प्रेजेंट हैं, उनको ये कन्वर्ट कर देता है इनटू ऑक्साइड्स में, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में उनको कन्वर्ट करता है। इसके अलावा ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इंसानों की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं कि हम लोग बहुत सारे सिंथेटिक जो है आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। वो फर्टिलाइज़र भी जो है वो ऑक्साइड्स बनाएंगे जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं। इसके अलावा बेटे इंडस्ट्रियल प्रोसेस यानी कि इंडस्ट्रीज़ में आप जब आपने अपनी फैक्ट्रीज रन करनी है, इंडस्ट्री चलानी है, तो आप क्या करते हो, फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग करते हो। तो फॉसल फ्यूल जब बर्न होता है तब भी आपके पास क्या बनता है, ऑक्साइड्स बनते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। और ये ऑक्साइड जब इसके अलावा जब ये बर्न होंगे तो ये स्मोक की फॉर्म में जो है ये सारे एटमॉस्फेयर में फैल जाएंगे। ये ऑक्साइड जो हैं ये ओजोन लेयर को भी जो है वो डैमेज करते हैं और रोज़ बरोज़ जो है इसके लेवल में इंक्रीज आता जा रहा है। और जब इसका लेवल इंक्रीज होता है तो जो N2O है वो क्या करती है, उसकी वजह से हमारे क्लाइमेट में भी एक चेंज आ रहा है। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी कि जो एयर की जो क्वालिटी है उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है और वो रोज़ बरोज़ उसकी पोल्यूशन में जो है बेटे वो इंक्रीज होता जा रहा है। इज डेट क्लियर? यानी कि हमने जो सेकंड सोर्स है डैट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वो भी कंप्लीट कर लिए। अब हम इसका थर्ड सोर्स पढ़ेंगे, किसका, एयर पोल्यूशन का। थर्ड सोर्स हमारे पास है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो थर्ड क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। थर्ड पोल्यूटेंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। उसी तरह इनको भी हम कैसे लिखते हैं, ऑक्साइड ऑफ सल्फर को SOX की फॉर्म में। देयर आर टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। डाई SO2 होगा और ट्राई क्या होगा, SO3 होगा, which are collectively called SOX. These gases are emitted primarily by burning coal and oil. When SOX combine with water vapor, it causes acid rain that damages ecosystem. SO2 is the major source of acid deposition in the air. थर्ड सोर्स जो एयर पोल्यूशन काज करते हैं डैट इज ऑक्साइड ऑफ सल्फर। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो हैं, देयर आर टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर, दो ऑक्साइड है, एक है SO2, O2 है, इसका मतलब है डाई होगा, क्या नाम होगा इसका, सल्फर डाइऑक्साइड। और अगर SO3 होगा यानी कि 3 ऑक्सीजन होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड कहेंगे। और इन दोनों को कंबाइनली SO2 और SO3 को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज SOX, ठीक है। यानी कि SOX कहेंगे इसको हम। SOX का मतलब क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर। ये गैसेस इमिटेड होती हैं यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस जो हैं जब कोल को, कोयले को और ऑयल को बर्न किया जाता है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास ऑक्साइड ऑफ सल्फर जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं।
और जब ये जो सल्फर ऑक्साइड्स हैं SO2 और SO3 जब ये वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन होते हैं तो बेटे ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एसिड रेन्स। क्या बनाएंगे, एसिड रेन बनाएंगे। और एसिड रेन जो है वो हमारे इकोसिस्टम को डैमेज करती है। SO2 जो है ये मेजर सोर्स है किसका बेटे, एसिड डेपोजिशन इन द एयर। एयर के अंदर जो एसिड की डेपोजिशन होती है उसका मेजर सोर्स क्या है, SO2 है। ये आपने याद रखना है। कॉमन यहाँ पे आप रिएक्शन बता सकते हो कि S+O2 इज इक्वल्स टू SO2, और SO2 में जब दोबारा ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी रिएक्शन लिख सकते हो, जैसे हमने ये रिएक्शन लिखा था ना, तो अब यहाँ पे भी लिख लोगे, इंजेक्शन खुद ही लिख लेना। S+O2 तो क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। SO2 में दोबारा ऑक्सीजन ऐड होगी तो क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ये रिएक्शन आपने दोनों यहाँ पे मेंशन करने हैं। उसके बाद थर्ड सोर्स हमारे पास आता है एयर पोल्यूटेंट का, हाइड्रोकार्बन्स। क्या आता है, हाइड्रोकार्बन्स। What are hydrocarbons? Hydrocarbons are produced naturally in various environmental processes like vegetations, wildfire, volcanoes, and seeps. Anthropogenic activities like incomplete burning of fossil fuel, oil spills, industrial and vehicle emission are sources of hydrocarbons. Automobiles are the major source of hydrocarbon emission. Methane is the most common hydrocarbon and air pollutant. फोर्थ जो मैंने भी आपको बताया that is हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन बेटे बहुत नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं ये, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए, जिनकी वजह से आप कह सकते हो कि हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं, जैसे वेजिटेशन, वाइल्ड फायर जो जंगलों में आग लग जाती है, खुद ब खुद ही वो लगती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं उनके लगने के। इसके अलावा वॉल्केनोस की जो अरप्शन होती है और जो सीप्स हैं उनकी वजह से हाइड्रोकार्बन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा एक एक्टिविटी होती है डेट इज़ नोन एज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी क्या होती है बेटे, जब फॉसल फ्यूल की इनकम्प्लीट बर्निंग हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। उसकी वजह से इसके अलावा ऑयल स्पिल, इंडस्ट्रियल और व्हीकल इमिशन, यानी कि हमारी जो डिफरेंट टाइप की जो गाड़ियां हैं, डिफरेंट टाइप के जो ऑटोमोबाइल्स हैं, उनमें से जो गैसेस निकलती हैं, इनकी वजह से हाइड्रोकार्बन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन जो हैं एक मेजर सोर्स हैं किसका, एयर पोल्यूटेंट का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कॉमन जो हाइड्रोकार्बन है जो एयर पोल्यूशन कॉज करता है डैट इज़ मीथेन, ठीक है। ये बात आप याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है सोर्स वो कौन सा है, लो एल्टीट्यूड ओजोन यानी कि O3। Ozone is a powerful oxidizing agent. It is non-toxic in small concentration, but above 100 parts per million ppm, it is toxic. It is harmful to humans, plants, and other material that is rubber, fabric, dye, durability, and appearance of paints. नेक्स्ट सोर्स जो एयर पोल्यूशन कॉज करता है, या आप कह सकते हो कि जो एयर पोल्यूटेंट का सोर्स है डैट इज़ ओजोन, या लो एल्टीट्यूड ओजोन O3 है। ओजोन जो है बेटे ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इससे पहले जो हमने जब लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको ओजोन के बारे में डिटेल से पढ़ाया था। ओजोन का सारा हमने डिटेल रिएक्शन भी वहाँ पे पढ़ा था। ओजोन जो है बेटे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये नॉन टॉक्सिक है। अगर इसकी क्वांटिटी, इसकी परसेंटेज, इसकी कंसंट्रेशन कम हो तो ये हमें हार्म नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है अबाउट 100 पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ppm, 100 ppm हो जाती है, तो ये हमारे लिए टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। और इसकी वजह से बहुत सारी जो है आगे इसके आउटकम्स हैं, जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें देखने पड़ते हैं। ये इंसानों के लिए हार्मफुल है, ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। इसके अलावा और बहुत सारे मटेरियल जैसे कि रबर है, फैब्रिक डाई है, ड्यूरेबिलिटी हमारे घरों की जो होती है, जो पेंट है, वो सारा का सारी हर चीज़ जो है वो ओजोन की वजह से उसके ऊपर डैमेज आता है, ठीक है, वो ख़राब हो जाते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो 6th एयर पोल्यूटेंट आएगा डैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनको कंबाइनली हम लोग क्या एब्रीविएशन उनके लिए यूज़ करते हैं, CFC। अच्छा, ये जो लो एल्टीट्यूड ओजोन है ना, इसकी वजह से बेटे बहुत सारे जो हैं प्रॉब्लम्स ह्यूमन बींग्स को भी फेस करने पड़ते हैं। कॉमन एग्जांपल उसकी है
कफिंग यानी कि खांसी का होना बहुत ज़्यादा, इसके अलावा थ्रोट इरिटेशन होती है और बहुत लॉन्ग डिजीज़, ऐसी बीमारियां होती हैं जो बहुत अरसा तक चलती हैं, और आई की बर्निंग यानी कि आंखों में जो जलन है वो भी जो है ओजोन की वजह से जो है वो ह्यूमन बींग्स में होती है। नेक्स्ट हम रीडिंग करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की। द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ ओजोन। द डिप्लीटिंग ऑफ ओजोन कैन being caused by certain organic compound called chlorofluorocarbon CFC. These compounds exist as gases or low boiling liquid at room temperature and are used as aerosols or refrigerants. Chlorofluorocarbons are known to diffuse into stratosphere where they are broken down by UV radiation creating chloride-free radical. The chloride-free radical break down the ozone molecule as shown in the following reaction. The formation of another chlorine-free radical in the last step can further break down another molecule of O3. The second and third step are repeated many times. ये जो पोल्यूटेंट्स जो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, जो एक मेजर सोर्स हैं बेटे एयर पोल्यूशन का, डैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में मेनली हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ओजोन। जब ओजोन की कंसंट्रेशन में डिक्रीज आ जाए, ओजोन कहाँ प्रेजेंट थी आपको पता है, ओजोन प्रेजेंट होती है इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट थी, एटमॉस्फेयर की जो लेयर थी, स्ट्रेटोस्फेयर सबसे पहले जो लेयर आती थी उसमें जो थी ये प्रेजेंट थी ओजोन। तो जब ओजोन जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट थी बेटे उसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज डिप्लीशन ऑफ ओजोन। यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है डिप्लीशन ऑफ ओजोन, इसको अंडरलाइन करो, ये आपकी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। और ये जो ओजोन की डिप्लीशन होती है बेटे, दिस इज ड्यू टू सर्टन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी वजह से ओजोन की डिप्लीशन होती है, ठीक है। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC कहते हैं। और ये कंपाउंड जो हैं ये गैस के तौर पे भी एक्ट हो सकते हैं, लिक्विड के तौर पे भी, और ये यूज्ड होते हैं एज एरोसोल्स और रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे भी जो है ये कंपाउंड जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। कौन से कंपाउंड, जिनके बारे में भी आपको मैं पढ़ा रही हूँ, आगे फर्दर मैं सारे इनका रिएक्शन नहीं बताऊंगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे एज ए गैस और लो बॉइलिंग लिक्विड के तौर पर एट रूम टेम्परेचर, और ये इनका यूज़ क्या होगा कि ये यूज़ होंगे एज एरोसोल्स और रेफ्रिजरेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है दे आर ये स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे पास आएंगे। यहाँ पे ये इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि बेटे ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेटोस्फेयर जो एटमॉस्फेयर की लेयर वहाँ पे जो है ये डिफ्यूज़ होंगे। डिफ्यूज़ होने के बाद ये क्या करते हैं, यूवी रेडिएशन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्या करते हैं, यूवी रेडिएशन जो भी इनके ऊपर पड़ती है ना, तो ये उनकी वजह से जो है इनका ब्रेक डाउन हो जाता है। आप सिंपली कह सकते हो कि दे आर ब्रोकन डाउन बाय यूवी रेडिएशन, ठीक है। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हमने पढ़े हैं, अभी हम पढ़े, आपको सारा मैं रिएक्शन बताती हूँ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं बेटे ये डिफ्यूज होते हैं कहाँ, स्ट्रेटोस्फेयर में, और वहाँ पे जाके इनका ब्रेकअप हो जाता है, ये दे आर ब्रोकन। और ये किसके ज़रिए ब्रोकन होते हैं, बाय यूवी रेडिएशन, ठीक है। जब इनके ऊपर यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं तो यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे। कौन से फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे, क्लोराइड फ्री रेडिकल जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। क्लोराइड फ्री रेडिकल जो हैं वो ब्रेक होते हैं, और ये जो क्लोराइड फ्री रेडिकल होंगे ये ब्रेक डाउन करेंगे ओजोन मॉलिक्यूल्स को, और यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती है किस तरह से ओजोन मॉलिक्यूल जो हैं वो ब्रेक होंगे। सारे के सारे रिएक्शंस बेटे मैं आपको यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेन करती हूँ, समझाती हूँ। ये सब रिएक्शंस मैं आपको अच्छी तरह डिटेल से बेटे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFC। तो यहाँ पे बेटे हम हेडिंग दे लेते हैं CFC की, ठीक है। CFCS ये क्या होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। मैंने आपको क्या बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं ये एक मेजर सोर्स हैं बेटे किसका, एयर पोल्यूटेंट्स का।
ठीक है। और इन जब आपकी डिक्रीज होती है बेटे कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लीशन ऑफ ओजोन कहते हैं। ये हमने पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो डिप्लीशन होती है ओजोन की, ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से होती है। ठीक है, वो कंपाउंड जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। किस तरह से इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे CFC की फॉर्म में। ये कंपाउंड जो हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं स्ट्रेटोस्फेयर में जहाँ जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये ब्रोक हो जाते हैं बाय यूवी रेडिएशन। ठीक है, और जब इनका ब्रेक डाउन होता है, जब ये ब्रोक हो जाते हैं बाय यूवी रेडिएशन, तो ये क्या क्रिएट करेंगे, दे क्रिएट क्लोराइड फ्री रेडिकल्स यानी कि Cl। ठीक है, ये क्लोराइड फ्री रेडिकल्स जो है ये प्रोड्यूस करेंगे। क्लोराइड फ्री रेडिकल जो है ये उनका मेन आगे काम क्या होता है कि क्लोराइड फ्री रेडिकल जो हैं बेटे ये ओजोन को ब्रेक कर देते हैं। अब ये ओजोन को किस तरह से ब्रेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास सीरीज ऑफ रिएक्शन आएंगे। ठीक है, कौन कौन से रिएक्शन होंगे मैं आपको बताती हूँ। रिएक्शन किस तरह से स्टार्ट होगा, रिएक्शन हमारा स्टार्ट होगा क्लोरोफ्लोरो जो हमारे पास यहाँ पे कार्बन आते हैं उन्हीं से, यानी कि CFC से स्टार्ट होगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, CFCl3। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ UV रेडिएशंस यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आपके पास क्या हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और CFCl2 बन जाएगा, साथ हमारे पास Cl निकल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल बनेंगे, क्लोराइड रेडिकल बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यही दोबारा रिएक्शन आगे फर्दर हम क्या करेंगे, यही जो क्लोराइड आयन हमारे पास बने हैं, जो क्लोराइड रेडिकल हमारे पास बन गए हैं, ये दोबारा रिएक्ट करेंगे O3 के साथ आगे फर्दर, और आपके पास क्या बन जाएगा, ClO। ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा, O2 ऑक्सीजन। अगेन यही ClO रिएक्ट करेंगे अगेन एक मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन के साथ, और आपके पास क्या बनेगा, Cl रेडिकल यानी कि क्लोराइड रेडिकल, और साथ क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ये यहाँ पे सिंपल सा एक रिएक्शन है जो यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हुई है क्लोरीन फ्री रेडिकल्स की लास्ट स्टेप में। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन है ना, दिस इज नोन एज क्लोरीन फ्री रेडिकल लास्ट स्टेप है। और ये स्टेप जो है ये फर्दर, ये जो क्लोरीन है ये फर्दर ब्रेक डाउन होगा इनटू मॉलिक्यूल ऑफ O3, और जो सेकंड और थर्ड स्टेप है ना, ये दोनों ये बहुत ज़्यादा टाइम्स जो हैं ये रिपीट होते हैं, बार बार जो है ये रिपीट होंगे। और यहाँ पे ये हमारे पास सिंपल जर्नल रिएक्शन जो है यही होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं बेटे, ये यूज होते हैं एज ए प्रोपेलेंट फॉर एरिसोल्स एंड एज कूलेंट्स इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। यानी कि जितनी भी इस तरह के जो डिफरेंट टाइप के हमारे घरों में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे एयर कंडीशन है, जैसे रेफ्रिजरेटर्स हैं, फ्रीजर्स हैं, इन सब में जो कूलेंट यूज़ हो रहा होता है वो कौन सा होता है, डैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी इसका एक मेन यूज़ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसको हम यूज़ करते हैं एज ए कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन। और जो CFC है यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये 100,000 जो है मोर इफेक्टिव हैं देन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या करते हैं, प्रिवेंटिंग हीट कर रहे हैं स्पेशली फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर। और जो डीकम्पोजिशन है CFC के एक मॉलिक्यूल्स की, वो तकरीबन 100,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आपकी बुक में नीचे एक बॉक्स है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डीकम्पोजिशन है CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के एक मॉलिक्यूल की जो डीकम्पोजिशन है वो डिस्ट्रॉय करती है 100,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन की। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे, ये आपके MCQs में आ सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप के एयर पोल्यूटेंट्स पढ़े। ठीक है, कुछ हमने पढ़ लिए हैं, कुछ अभी हमारे रहते हैं। हमने कौन कौन से पोल्यूटेंट्स पढ़े, आज हमने पढ़े ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा मैंने आपको
जो है लो एल्टीट्यूड ओजोन पढ़ाया, और इन द एंड हमने क्या पढ़ा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFCs भी जो है वो भी हमने कंप्लीट किए। ठीक है, बाकी जो हमारे पोल्यूटेंट्स रहते हैं अभी तकरीबन 3-4 पोल्यूटेंट्स हमारे जो हैं वो भी रह रहे हैं। इंशाल्लाह उन पोल्यूटेंट्स को मैं कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करूंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।